हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। इससे पहले हम लोग फिजिक्स बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़े इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट हेडिंग भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़े हैं। उसमें लाइट के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड किए हैं, फिर उसके बाद पाथ डिफरेंस की वैल्यू फाइंड किए थे। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अब हमें उसके आगे नेक्स्ट हेडिंग जो पढ़नी है वो है यंग्स एक्सपेरिमेंट फॉर डबल स्लिट इंटरफेरेंस, या फिर इसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले एक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स रहेगा। मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है ये, जिसे रिप्रेजेंट किया गया एस से। अब इसके आगे दो स्लिट्स यूज किए गए हैं, दो पैरेलल स्लिट्स हैं S1 और S2, और जो दोनों इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर रखे गए हैं S1 और S2। यहाँ से जब लाइट एमिट होगी तो इस लाइट को दोनों इंटरफेरेंस शो करेंगी। इंटरफेरेंस की वजह से दोनों इंटरफेयर करेंगी। इंटरफेरेंस की वजह से एक इमेज बनेगा, वही बनेगा ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। इस वजह से इससे कुछ दूरी पर OR डिस्टेंस पे एक पर्दा रखा गया AB। अब OR डिस्टेंस पे पर्दा रखा गया AB, मान लिया गया इसके किसी पॉइंट P पे इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ये S1 और S2 दोनों स्लिट से लाइट एमिट होके पहुंच रही है पॉइंट P पर, जहां पे हो रहा है लाइट का इंटरफेरेंस। अब इसी इंटरफेरेंस के लिए हमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा, सब बातें करनी होंगी कि ये कैसे इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इंटरफेरेंस समझ ही गए हैं, इससे पहले वाले हेडिंग में हम लोग पढ़े थे, जब दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करती हैं तो उनके वजह से कहीं पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और कहीं पे लाइट की इंटेंसिटी घट जाती है। ये इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट ही कहा जाता है इंटरफेरेंस। यहाँ पर भी दो लाइट सोर्स हैं S1 और S2, दोनों की वजह से वहां P पर इंटरफेरेंस हो रहा है। इसी बात को हमें कैलकुलेट करना है और पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। मान लिया गया फर्स्ट स्लिट है S1, सेकेंड स्लिट है S2, इससे D डिस्टेंस पे, कैपिटल T डिस्टेंस पे एक पर्दा स्क्रीन रखा गया है, नाम है उसका AB। अब उसके बाद P पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो रहा है, जो P पॉइंट R से मान लिया गया X डिस्टेंस अवे। ये X डिस्टेंस दूरी पर है P पॉइंट। अब उसके बाद हम लोग बात करें, इसमें मान लिया गया S1 और S2 बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे बनाए गए हैं और इनके बीच का डिस्टेंस है 2D, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो है O। तो अगर O मिड पॉइंट है और S1 से S2 तक का डिस्टेंस 2D है, तो S1 से लेकर O तक का डिस्टेंस होगा स्मॉल d, और फिर O से लेकर S2 तक का डिस्टेंस होगा स्मॉल d। अब हम इसके लिए फाइंड करेंगे पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कहाँ से मिलेगा? लाइट जो है दो पाथ ट्रेवल कर रही है, एक तो S1P और दूसरा पाथ है यहाँ से S2P। तो इन दोनों की बात अगर देखा जाए, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाए इस पे, तो पाथ डिफरेंस ये इतना डिस्टेंस इससे ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। कौन से वेव को? S2P को। तो अगर S1P और S2P दोनों का वैल्यू मिल जाए तो S2P में से S1P को घटाएं तो वही मिलेगा हमें पाथ डिफरेंस। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना होगा S1P की वैल्यू। तो S1P की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ से इस प्रकार से इसे अगर इस पे परपेंडिकुलर बनाए तो ये बनता है एक राइट एंगल ट्रायंगल। मान लिया गया इसका नाम है T या T1, और इसका भी कोई सिंबल लिख दिया जाए, इसका नाम हो गया T2। T1 और T2 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग S1P जब फाइंड करेंगे तो ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? S1P T1। ट्रायंगल की बात करेंगे S1P T1। इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू यहाँ पे, तो बाई हाइपोटेनस हम लोग लिख लेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस मतलब S1P, तो S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये हाइपोटेनस, ये बेस, आधार की वैल्यू कितनी है? S1T1, या इसकी डायरेक्ट वैल्यू अगर देखा जाए तो इन स्लिट से इस स्क्रीन पर्दे की दूरी, और वो दूरी रखा गया D, तो इसकी वैल्यू हो गई इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की अगर वैल्यू फाइंड करें तो ये R से P तक का डिस्टेंस माना गया है X, और यहाँ S1 से लेके
जो और पॉइंट था वो डिस्टेंस थी स्मॉल डी। तो ये डिस्टेंस इसमें से कम हो जाएगी क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस है x। तो अगर केवल ये वैल्यू चाहिए तो इसमें से इतना घटाना पड़ेगा, मतलब स्मॉल डी की वैल्यू इसमें से घटानी पड़ेगी। टोटल वैल्यू x में से ये d अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये वैल्यू p t1 बचेगी x माइनस डी। तो ये वैल्यू यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हो गया x माइनस डी का होल स्क्वायर। अब इसे ही हमें सॉल्व करना है। तो कहाँ से ये मिला हमें? ये मिला हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। अब उसके बाद इसकी वैल्यू हमें अगर फाइंड करनी है तो फाइंड करने के लिए लिख सकते हैं S1P इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट, ये हो गया डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये स्क्वायर था इधर जाके ये हो जाएगा होल पावर 1/2। अंडर रूट लिखें या पावर लिखें 1/2। अब अगर इसे सॉल्व करना हो तो एक लाइन अगर इसे सॉल्व करें तो डी स्क्वायर अगर कॉमन लें, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम से हमें सॉल्व करना है, और बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? 1 + x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 + nx अपॉन फैक्टोरियल 1 लिखें या ना लिखें, प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आगे टर्म्स की वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत कम वैल्यू है, इसलिए इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम केवल 2 टर्म्स को कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमें यहाँ 1 बनाने के लिए क्या होगा? डी स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो डी स्क्वायर इसमें से कॉमन लेते हैं, ये डी स्क्वायर कॉमन हुआ, क्या बचा यहाँ पे? डी स्क्वायर की जगह बचा 1 प्लस एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर होल पावर 1/2। अब उसके बाद ये डी स्क्वायर है, ये अभी अंडर रूट में है, अगर इसे बाहर रखें तो ये 2 पावर अंडर रूट से केवल डी बचेगा। क्या बचा अंदर? अंदर बचा 1 प्लस एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी का स्क्वायर टू द होल पावर 1/2। अब इसे इस बाइनोमियल थ्योरम के आधार पे अगर लिखें तो फर्स्ट टर्म को ही कंसीडर करेंगे, बाकी टर्म्स को छोड़ देंगे। ये हो गया डी 1 प्लस एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और 1/2 n की जगह n का मल्टीप्लाई हुआ डायरेक्ट पावर का, ये हो जाएगा यहाँ 1/, और आगे के टर्म इतने कम वैल्यूज हैं उन्हें नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये वैल्यू मिली हमें S1P के लिए। सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे S2P के लिए। तो S1P के लिए फाइंड करने के लिए क्या किए? राइट एंगल ट्रायंगल लिया गया S1P T1, और S1P T1 में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें स्क्वायर है तो अगर स्क्वायर से दोनों साइड अंडर रूट ले लिया गया, ये स्क्वायर हट गया, ये हो गया पावर 1/2। इसमें से डी स्क्वायर कॉमन लिया गया क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम से इसे सॉल्व करना है। डी स्क्वायर कॉमन होने के बाद डी स्क्वायर को जब 1/2 अंडर रूट से बाहर करेंगे तो ये बचेगा डी, और ये बचा 1 प्लस एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर टू द होल पावर 1/2। और इसे बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करें तो ये पावर का डायरेक्ट होगा मल्टीप्लाई, और हायर टर्म्स को करेंगे निगलेक्ट। ये वैल्यू मिली हमें डी 1 + 1/2 एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर बाई कैपिटल डी स्क्वायर। ये मिला हमें फर्स्ट पाथ S1P की वैल्यू। अब सिमिलरली इसी प्रकार से हमें फाइंड करना है S2P की वैल्यू। सिमिलरली हमें फाइंड करना है S2P की वैल्यू। तो S2P की वैल्यू अगर फाइंड करें तो यहाँ पर भी S2 से एक परपेंडिकुलर बनाया गया स्क्रीन पर, जैसे T1 था वैसे ही इसे सिंबल दिया गया T2, T2 से रिप्रेजेंट कर दिया गया। अब एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना है S2P T2। अब अगर इसकी बात करें तो S2P इसमें हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ S2T2 मतलब कैपिटल डी, ये इसके लिए हो गया बेस, और यहाँ से यहाँ तक T2 से P तक का डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर। तो इस परपेंडिकुलर की बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, P से लेके R तक जो वैल्यू है x, और R से लेके T2 तक जिसकी वैल्यू है स्मॉल d के बराबर। तो ये परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू S2P जो हमें कैलकुलेट करना है। दूसरा हो गया S2T2 जिसकी वैल्यू है कैपिटल D, और तीसरा हो गया PT2 जिसकी वैल्यू x प्लस d। इसे कैलकुलेट करते हैं फिर पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिखेंगे जैसे S1P की वैल्यू फाइंड किए थे वैसे ही लिखेंगे सिमिलरली
सिमिलरली S2P स्क्वायर इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया, S2P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक, मतलब स्क्रीन के लिए डिस्टेंस कितना दूर है, कैपिटल D स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करना है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है x और ये बची हुई वैल्यू है स्मॉल d, ये हो गया x प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इसे भी सॉल्व करना है, ये S2P का होल स्क्वायर, अगर ये S2P लिखे तो ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट करेगा, या इसे लिख सकते हैं पावर 1/2, ये हो गया S2P इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस x+d का होल स्क्वायर, x प्लस स्मॉल d का होल स्क्वायर टू द होल पावर 1/2। अब यहाँ से फिर यहाँ 1 करना है, डी स्क्वायर कॉमन लिया जाए, कॉमन लिया गया, ये हो गया डी स्क्वायर 1 प्लस एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर टू दी होल पावर 1/2। अंडर रूट लिया जाएगा, डी स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर लिया जाए तो ये बचेगा डी, और ये बचा 1 प्लस एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर बाई कैपिटल डी स्क्वायर टू दी पावर 1/2। फिर इसे अगर बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करें तो बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला वही है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से आगे सॉल्व करेंगे, केवल 2 टर्म्स कंसीडर करने पे ये हो जाएगा डी 1 प्लस n इंटू एक्स, तो x की वैल्यू ये, n की वैल्यू है 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, हायर टर्म्स को निगलेक्ट कर दिए, ये हो गया इसके लिए S2P की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस मतलब ये S1P एक पाथ हो गया, दूसरा पाथ हो गया S2P, तो पाथ डिफरेंस मतलब हो जाएगा S2P माइनस S1P, क्योंकि हमें दोनों वैल्यूज मिल गई हैं। अभी से हम लोग पाथ डिफरेंस फाइंड करते हैं, यहाँ लिखें पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू S2P, यहाँ फाइंड करना है S2P माइनस S1P, क्योंकि लॉन्गर पाथ S2P है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, S1P की वैल्यू कम है, तो कितनी ज्यादा ये फाइंड करने के लिए S2P में से S1P को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो S2P की वैल्यू हमें अभी भी मिली है D 1 प्लस 1/2 x प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर, और दूसरा वैल्यू है S1P की अगर वैल्यू फाइंड करें तो S1P की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल D 1 प्लस x माइनस डी होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल D स्क्वायर, यह 1/2 टू दी होल पावर 1/2। नेक्स्ट लाइन में इसे कैलकुलेट करें, D कॉमन मिल रहा है हमें, D कॉमन ले लिया गया, यहाँ से बचा 1 प्लस 1/2 x प्लस डी होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर माइनस, यहाँ से बचा 1, ये भी माइनस होगा, ये हो गया माइनस x माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर। आगे फर्दर इसे सॉल्व करें तो क्या वैल्यू मिलती है, 1 से 1 हुआ ये कैंसिल, हमें मिल रहा है यहाँ भी 1/2, हमें मिल रहा है 2d स्क्वायर, दोनों में से अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये हो गया d अपॉन 2d स्क्वायर, ऊपर बचा x प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस x माइनस डी का होल स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व करें, ये d से d कैंसिल हुआ, ये बचा 1/2d इंटू ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd माइनस ब्रैकेट में लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट में, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2xd। ब्रैकेट अगर ओपन करें तो साइन चेंज हो जाएगा सबका, ये ब्रैकेट ओपन कर दी, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस डी स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 2xd। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर से माइनस डी स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 2xd, और ये भी 2xd मिला के 4xd, ये वैल्यू होगी 4xd
अपॉन 2d। 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, ये हुआ 2xd अपॉन कैपिटल डी। ये वैल्यू मिले हमें S2P माइनस S1P की, मतलब हमारे लिए मिल गया ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू। तो अब अगर पाथ डिफरेंस की वैल्यू मिल गई है तो पाथ डिफरेंस के लिए हमें P पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी। और इंटेंसिटी जब भी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग फाइंड किए थे कि मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू होती है n लैम्डा। मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू n लैम्डा, और मिनिमम इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू होती है 2n+1 या -1 लैम्डा बाई 2। मतलब इंटीजर है ये, लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन होगा एक बार n में और दूसरी बार होगा लैम्डा बाई 2 के लिए। मतलब ये हो जाएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब ब्राइट फ्रिंज के लिए, और ये हो जाएगा मिनिमम इंटेंसिटी मतलब डार्क फ्रिंज के लिए। तो हमारे पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू मिल गई है। पाथ डिफरेंस की वैल्यू मिली है 2xd/d, और हमें मैक्सिमम के लिए मतलब ब्राइट फ्रिंज के लिए फाइंड करना होगा तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू रखनी पड़ेगी n लैम्डा, और अगर डार्क फ्रिंज के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा तो उसके लिए रखनी पड़ेगी पाथ डिफरेंस की वैल्यू 2n+1 लैम्डा बाई 2। अब उसके लिए हम लोग इसका पोजीशन x के लिए nth फ्रिंज के लिए, सेंट्रल nth फ्रिंज के लिए यहाँ से x nth के लिए डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसी प्रकार s1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, s2 की वैल्यू फाइंड करेंगे कि ब्राइट फ्रिंज के लिए कितना डिस्टेंस पे बनेगा और फिर डार्क फ्रिंज के लिए कितना डिस्टेंस पे बनेगा। तो मान लिया गया P पे जो इंटेंसिटी nth ब्राइट फ्रिंज की बन रही है, मान लिया गया P पॉइंट पे nth ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी बन रही है। तो अगर ब्राइट फ्रिंज बन रहा है तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू ब्राइट फ्रिंज के लिए होती है n लैम्डा, और पाथ डिफरेंस की वैल्यू हमें पहले से पता है। क्या वैल्यू पता है? ये वैल्यू S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2xd बाई कैपिटल डी, और पाथ डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है n लैम्डा। चूंकि nth फ्रिंज मान लिया गया बन रही है सेंटर ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, तो इसके लिए इस यहाँ पे लिख लिया गया, मान लिया गया n, x सफिक्स n, nth फ्रिंज के लिए है ये x की वैल्यू। तो अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो x n इज इक्वल टू हो गया, ये होगा n लैम्डा, ये अपॉन में तो जाके मल्टीप्लाई में n लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d। अब ये nth फ्रिंज के लिए बन गया, हमें फाइंड करना है फर्स्ट फ्रिंज के लिए, सेकंड फ्रिंज के लिए, थर्ड फ्रिंज के लिए। तो n की वैल्यू जैसे जैसे रखते जाएंगे हमें उस प्रकार से इसके लिए पोजीशंस की वैल्यू मिलती जाएंगी। इफ n इज इक्वल टू 1, इफ n इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया x1 इज इक्वल टू, n की वैल्यू यहाँ 1 रख दी गई, ये हुआ 1 लैम्डा d बाई 2 स्मॉल d, या 1 लैम्डा d, तो 1 का मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया लैम्डा d बाई 2d। अब अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू n की जगह 2 हुआ, ये हो गया 2 लैम्डा d बाई 2d। अगर x की वैल्यू n की वैल्यू 3 रखते हैं तो x3 इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 लैम्डा d बाई 2d। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर x की वैल्यू n रखते हैं तो ये हो जाएगा n लैम्डा d बाई 2d, अगर x की वैल्यू n+1 रखते हैं तो हो जाएगा n+1 लैम्डा d बाई 2d। ये सब ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पोजीशंस हैं, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए, फिर सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए, फिर थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए, फिर nth ब्राइट फ्रिंज के लिए। अब सब ब्राइट फ्रिंज मिल गया, तो अगर सेकंड ब्राइट फ्रिंज में से फर्स्ट मान लिया गया पहला ब्राइट फ्रिंज यहाँ है x1, दूसरा यहाँ है x2, तीसरा यहाँ है x3। तो अगर दो ब्राइट फ्रिंज, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, दो क्रमागत फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो x2 में से x1 को घटा दें, या x3 में से x2 को घटा दें, या xn में से xn-1 को घटा दें, वही हमें मिल जाएगा फ्रिंज विड्थ, या दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस। तो क्या होगा वो होगा x2 माइनस x1, या किसी में से भी किसी को नेक्स्ट वाली से प्रीवियस वाले को सब्सट्रैक्ट करना है। तो x2 की वैल्यू कितना है 2 लैम्डा d अपॉन 2d माइनस x1 की वैल्यू कितना ये है लैम्डा d अपॉन 2d। अगर सब्सट्रैक्ट करें ये 2 लैम्डा d, ये 1 लैम्डा d, ये बचा लैम्डा d अपॉन 2d, जिसे फ्रिंज विड्थ भी कहा जाता है।
ये किसके लिए मिला हमें? ये हमें मिला है ब्राइट फ्रिंज के लिए। ऐसे ही हमें फाइंड करना है डार्क फ्रिंज के लिए। अगर डार्क फ्रिंज की बात करें तो लेट बी द सेंटर ऑफ nth डार्क फ्रिंज। अगर ये डार्क फ्रिंज है तब के लिए अगर हम लोग बात करें तो पाथ डिफरेंस के लिए हो जाएगा 2n+1 लेमडा बाई 2, जहाँ n की वैल्यू रहेगी 2n+1 लेमडा बाई 2। ये भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। तो 2n+1 लेमडा बाई 2 या 2n-1 लेमडा बाई 2। अगर यहाँ पे 2n+1 है तो 2n+1 है तो n की वैल्यू शुरुआत होगी 0 से, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट डॉट। अब इसके लिए अगर हम लोग फाइंड करें xn की वैल्यू, तो xn की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। xn इज इक्वल टू हो जाएगा 2n+1 लेमडा बाई 2 इंटू कैपिटल डी का इसमें होगा मल्टीप्लाई अपॉन ये हो जाएगा 2 स्मॉल डी। अब इसके लिए फर्स्ट डार्क फ्रिंज फाइंड कर सकते हैं, सेकेंड डार्क फ्रिंज फाइंड कर सकते हैं, थर्ड डार्क फ्रिंज फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इफ n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू अगर 0 से शुरुआत करते हैं, सॉरी, इफ n इज इक्वल टू 0, x नॉट इज इक्वल टू, x नॉट इज इक्वल टू कहाँ हुआ n की, x की n की वैल्यू हो गई 0, ये हो गया 0 1, केवल बचा लेमडा बाई 2, लेमडा डी बाई 2 इंटू 2d। सेकेंड वाले के लिए फाइंड करें, n इज इक्वल टू 1 अगर रखते हैं तो ये हो गया x1 इज इक्वल टू 1 2 इंटू 1 प्लस 1 3, ये हो गया 3 इंटू लेमडा डी बाई 2 इंटू 2d। अगर x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो x2 इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 लेमडा डी बाई 2 इंटू 2d। अगर इस डार्क फ्रिंज के लिए कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन फाइंड किया जाए तो इसे भी x2 में से x1 को घटाएं, x1 में से x0 को घटाएं, या फिर xn में से xn-1 को घटाएं, तो दोनों के बीच का डार्क फ्रिंजेस के बीच का, टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर सब्सट्रैक्ट करें, मान लिया गया x2 में से x1 को घटाया जाए, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 5 लेमडा डी अपॉन 2 इंटू 2d माइनस x1 की वैल्यू इसमें से सब्सट्रैक्ट कर रही हो गया 3 लेमडा डी अपॉन 2 इंटू 2d। तो 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट हुआ, ये हुआ 2 लेमडा डी अपॉन 2 इंटू 2d। 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये हमें मिल गया फिर से ब्राइट फ्रिंजेस के लिए सेपरेशन लेमडा डी अपॉन 2d, जो कि सेम टू सेम था। इसी को कहा जाता है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंज। से हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए, सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए, थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो उसमें देखते हैं जो इंटीजर का मल्टीप्लाई हुआ वो ऑल नेचुरल नंबर्स का हुआ। जैसे लेमडा डी बाई 2d, लेमडा डी बाई 2d। फिर उसके बाद सेकेंड टर्म जो आ रहा है वो आ रहा है 2 लेमडा डी बाई 2d। फिर थर्ड टर्म के लिए 3 लेमडा डी बाई 2d। तो ये ऑल नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। बाकी अगर डार्क फ्रिंज, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए था, अगर डार्क फ्रिंज के लिए बात करें तो वो ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। जैसे 1 लेमडा डी बाई 2 इंटू 2d, 3 लेमडा डी बाई 2 इंटू 2d, और फिर 5 लेमडा डी बाई 2 इंटू 2d। तो मतलब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए ब्राइट फ्रिंज के लिए डिस्टेंस, और फिर ऑड नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए फ्रिंज विड्थ के लिए, डार्क फ्रिंज विड्थ के लिए, फ्रिंज के लिए पोजीशन। नेक्स्ट हेडिंग है कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो फर्स्ट कंडीशन है कि टू इंटरफेयरिंग वेव्स शुड बी कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्स के बारे में बताया भी गया है, और ऐसी दो वेव्स जिनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो या सेम फेज डिफरेंस हो, तो इस टाइप की वेव्स तो चाहिए होंगी। दूसरा है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव्स शुड बी सेम। मतलब कोई ऐसा सोर्स हो जो मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स हो, जिससे लाइट एमिट हो रही हो, दोनों मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स रहेंगे तब उनके इंटरफेरेंस होगा। तो ये सेकेंड कंडीशन हो गया। पहला है
कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, दूसरा मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन है कि वेव शुड हैव सेम एम्पलीट्यूड, जो दोनों वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए। एम्पलीट्यूड इक्वल होने से क्या मतलब है, एम्पलीट्यूड जैसे मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड करते हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता था A1 + A2 का होल स्क्वायर, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड करते हैं तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है A1 - A2 का होल स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का बराबर है, मान लिया गया A1 की भी वैल्यू A है और A2 की भी वैल्यू A है, मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है, तो ये हो जाएगा A - A स्क्वायर इज होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि जो डार्क फ्रिंज है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है डार्क फ्रिंज के लिए, वो हो जाएगा 0, और मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो साफ साफ दिखेगी 0 के लिए। मिनिमम डार्कनेस के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो मिनिमम इंटेंसिटी 0 और मैक्सिमम इंटेंसिटी केवल इसमें लाई करेगी, जिसकी वजह से गुड कंट्रास्ट मिलेगा। तो ये हो गया। अब हमें नेक्स्ट हेडिंग जो पढ़ना है लैटरल शिफ्टिंग, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।